अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और यह है वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इजरायली वजीर आजम ने गजा में फौजी कार्रवाइयां तेज करने का इंदिया दे दिया। इजरायली हिरासत से रिहाई के बाद ग्लोबल समूद फ्लोटिला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे सदारती महल पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। भारत का फिल्मी प्रोपेगेंडा, ताजमहल की तारीख तब्दील करने की कोशिश। और सऊदी हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। ये थी टॉप स्टोरीज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमास की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 निकाती प्लान है जिसके ज़रिए फ़लस्तीन में गज़ा में अमन लाया जाएगा, हमास ने उस प्लान को किसी न किसी हद तक कबूल कर लिया है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से कहा है कि अब गज़ा पर बमबारी बंद कर दी जाए और इसराइल ने भी इस बात की हामी भर ली थी। लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा और इजरायली फ़ौजियों की तरफ से, इजरायली जो IDF फोर्सेस हैं उनकी तरफ से गज़ा पर बमबारी की गई और गज़ा में 70 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इजराइल के साथ मामला तय हो गए हैं, हमास जो है उसने भी बात मान ली है मेरी, तो अब गज़ा में फ़लस्तीन में मुकम्मल तौर पर अमन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल का जो मामला है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। पहले भी इसराइल की तरफ से सीज़ फायर की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जाता रहा है और अब भी इसराइल शायद यही कर रहा है। आइए इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। एक तरफ अमरीकी सदर इजरायली फौज के गजा से इनखला का बयान जारी करते हैं तो दूसरी तरफ इजरायली वजीर आजम गजा में फौजी कार्रवाइयां तेज करने का इंदिया देते हैं। अमन मुआहदे के सरकर्दा डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सरासर मुतजाद बयान, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से कोई सवाल या सरजनिश नहीं, जबकि हमास पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए बताया कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है और इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। उधर मिस्र ने फलस्तीनी जमातों का इजलास बुलाने का फैसला किया है जिसमें फलस्तीनी जमातें गजा के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। दूसरी तरफ इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने टेलीविजन खिताब में तस्दीक की कि इजरायली वफ्द मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा जाएगा ताकि जंगबंदी के निफाज से मुतालिक तफसीलात और टाइमलाइन तैयार की जा सके। लेकिन वहीं उन्होंने दावा भी किया कि हमास के पास इस मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदा कबूल ना किया तो इजरायली फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज कर देगी। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने खदशात भांपते हुए गजा मंसूबे पर तहफुजात का इजहार कर दिया है। मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनवर इब्राहिम का कहना था कि अमरीकी अमन मंसूबा मुकम्मल नहीं, बहुत से पहलुओं से मुत्तफिक नहीं, लेकिन हमारी मौजूदा तरजीहात फलस्तीनी अवाम की जान बचाना है। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं ज़रा मज़ीद कुछ खबरों की तरफ और इजराइल की हिरासत से रिहाई के बाद ग्लोबल समूद फ्लोटिला के 137 समाजी कारकुन जो हैं वो तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। 36 तुर्क शहरियों समेत अमेरिका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लिबिया, अलजायर, मौरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकश, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनिस के कारकुन जो हैं वो इस्तांबुल पहुंचे हैं। और इस्तांबुल पहुंचने वाले तुर्क कारकुन हैं एक एकिन कंतोगलू। उन्होंने इजरायली हिरासत में बदसलूकी की जो तफसीलात बताई हैं और जो इंकशाफात किए हैं वो ऐसे हैं कि इंसान सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि हिरासत में लेने के बाद इसराइली एहलकार ने कहा कि तुम इसराइल में हो और अब किसी भी जगह गज़ा का नामो निशान नहीं है। एकिन कंतोगलू ने यह भी कहा कि हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया था और उन दीवारों पर खून से अरबी में बच्चों के नाम लिखे हुए थे। हमें 40 घंटों तक भूखा प्यासा रखा गया। और उन्होंने ये भी बताया कि तुर्क कारकुनों को बरहना करके उनकी तलाशी ली गई थी, जबकि ग्रेटा थुनबर्ग जो हैं उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें इसराइली परचम को ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। तो ये है इसराइल का असली चेहरा। समूद फ्लोटिला के तकरीबन 450 समाजी कारकुन जो हैं वो अब भी इसराइली हिरासत में हैं। उनमें साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हैं और दीगर पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ इसराइली जारहियत के बावजूद
इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गज़ा की तरफ रवाना हुआ है। कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुन मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये जब पहुँचते हैं फ़लस्तीन की तरफ तो इनके साथ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, वियतनाम की तरफ लेकर चलते हैं आपको। वियतनाम में बुआलई तूफ़ान और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और मरने वालों की तादाद 51 तक जा पहुँची है और 14 अफ़राद ऐसे हैं जो कि अभी तक लापता हैं। वियतनाम का जो डिज़ास्टर एंड डाइक मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तूफ़ान बुआलई जो है उससे 2,38,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा है और 79,000 हेक्टेयर से ज़्यादा चावल और जो दीगर फसलें हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि 17,000 हेक्टेयर से ज़ायद आबी हयात और तकरीबन 50,000 से ज़ायद हेक्टेयर जंगलात जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी काफ़ी शदीद डैमेज हुआ है इस तूफ़ान की वजह से। तकरीबन 9,000 के करीब बिजली के खंभे ऐसे हैं जो कि गिर चुके हैं। तकरीबन 4.5 लाख से ज़ायद घराने ऐसे हैं जो कि इस वक्त बिजली से महरूम हैं और तकरीबन 1500 स्कूल ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। तो ये एक बहुत बड़ा तूफ़ान है जो कि यहाँ पर आया है और जो मुआशी नुकसानात का एक इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 60.8 मिलियन डॉलर है। तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 61 मिलियन डॉलर है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सड़कों से मलबा हटाने और बुनियादी सहूलियात की बहाली और मुतासरा कम्युनिटी की मदद के लिए मशीनरी और वसाइल इकट्ठे किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म जो हैं वहाँ के फ़ैम मिनचिन, उन्होंने मरकज़ी बजट रिज़र्व से तकरीबन 96.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदादी रकम की मंजूरी दी है जो कि 15 मुतासरा इलाकों को हंगामी इमदाद के तौर पर फराहम की जाएगी। तो ये सूरत हाल है जी वियतनाम की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जॉर्जिया की। जॉर्जिया में सियासी हालात कशीदा हो गए हैं। बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया और दारुल हुकूमत है यहाँ का तबलिसी, वहाँ पर होने वाले इन मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने लिबर्टी स्क्वायर के करीब आग लगा दी। जो रुकावटें वहाँ पर लगाई गई थी उन रुकावटों को आग लगा दी और मुजाहिरों का आगाज़ हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हुआ था कि जिसमें आइंदा इंतखाबात के बाइकॉट की जो अपोजिशन की कॉल थी उसको नज़रअंदाज किया था। बड़ी तादाद आवाम की सड़कों पर आ गई और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी कोशिश की कि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाए। आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज का इस्तेमाल हुआ। कई मुकामात पर सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर हो गई थी और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एहतजाजी कारकुनान हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो शफ़ाफ इंतखाबात से गुरेज कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन ने इन इक़दामात को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दिया है। अच्छा, जो वहाँ का सदारती महल है उसके अतराफ़ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और मज़ीद झड़पों का भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अब अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में बढ़ती हुई जराइम की शरह के ख़िलाफ़ 300 नेशनल गार्ड फ़ौजियों की तैनाती की इजाज़त दे दी है और ये फ़ैसला उस वक्त आया है कि जब इमिग्रेशन हुकाम ने मुजाहिरीन के साथ झड़पों के दौरान एक मुसल्लह खातून को गोली मार दी और रियासती और जो मकामी रहनुमा हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम की सख्त तनकीद की है उस पर और सख्त मुखालफत की है और उसे ताकत का गलत इस्तेमाल करार दिया है। और ओरेगोन की अगर हम बात करें तो वहाँ के एक वफाकी जज हैं, उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया की 200 फ़ौजियों की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया है। उनका कहना यह है कि ये इक़दाम आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है और रियासत की जो खुदमुख्तारी है उसको चैलेंज करता है। तो शिकागो में इस वक्त मुजाहरे जारी हैं, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन नाफिज करने के ख़िलाफ़। और ट्रंप ने यह कहा है कि वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हम हालिया हफ़्तों में देखें तो शिकागो में जराइम की शरह में कमी आई है, लेकिन ये अब भी बहुत सारे जो अमरीकी शहर हैं उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो वहाँ पर जराइम की शरह ज़्यादा है। और ट्रंप ने शिकागो समेत डेमोक्रेटिक क़यादत वाले जो शहर हैं उनके बारे में काफ़ी सख्त बयानात दिए हैं हाल ही में। और हालांकि वहाँ पर हालात में बेहतरी आ रही है, लेकिन ट्रंप जो है वो उन इलाकों पर जो है वो अपनी इजारादारी कायम करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और इस तरह के जो मामलात हैं वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी और आपको एक बड़े अहम मामले की तरफ लेकर जाते हैं। भारत जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि हमेशा भारत ने प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाई है और अब ख़ास तौर पर एक मूवीज़ का एक दौर चल निकला है कि जिसमें मुसलमानों को बुरा कहा जाता है, मुसलमानों को बुरा दिखाया जाता है और जो तारीख़ है, जो कि भारत की तारीख़ है,
उस तारीख़ को मिटाया जा रहा है। पहले औरंगज़ेब जो बादशाह था उसके हवाले से हमारे सामने कंट्रोवर्सी आई फ़िल्म के ज़रिए। उसके अलावा फिर बहुत सारे जो नाम हैं ऐसे जो कि मुसलमान बादशाहों के हैं या मुसलमान पर्सनैलिटीज़ के हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है। अब एक मूवी का ये एक टीज़र रिलीज़ हुआ है और इस मूवी का नाम है द ताज स्टोरी। और कहा ये जा रहा है कि ये मूवी जो है ये ताज महल के बारे में प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है और एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। खुर्रम सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िल्म एनालिस्ट हैं सीनियर, और उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबरी मस्जिद के बाद अब ये तारीख़ी विरसा है ताज महल, और ताज महल को अब लग तो ये रहा है कि मुतनाज़ा किया जा रहा है। आप क्या एजेंडा देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के पीछे? देखिए, जब तक भारत में बीजेपी की हुकूमत है तब तक इस तरह के मज़मूम जो है वो मकासद पूरी करती हुई कई चीज़ें नज़र आएंगी। जैसा आपने अभी कहा, बाबरी मस्जिद का तनाज़ा रहा, फिर उसके बाद अब ये ताज महल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिवाय इसके इसमें कोई बात नहीं है दूसरी कि ये अपनी शर्मिंदगी और अपनी तज़लील और अपनी जो जिसे कहना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बजाय उसको और उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन झड़प हुई और इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अवाम का दबाव है, तो उस दबाव को का रुख दूसरी तरफ मोड़ने का एक मज़मूम तरीका है और कुछ नहीं है इसके सिवाय। अच्छा, जो पोस्टर है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ताजमहल के गुंबद से जो हिंदू देवता है शिव, उनका मुजस्मा निकल रहा है। इससे क्या तासुर देने की कोशिश की गई है और उसको फिर बाद में क्यों हटाया गया है? देखिए, वैसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर ख़ित्ते की एक तारीख़ होती है, उस तारीख़ के ज़रिए उस ख़ित्ते की पहचान बनती है दुनिया भर में, और इस तरह की हरकत करना ये एक बचकाना सोच के अलावा कुछ नहीं है। यानी वो जो मूर्ति दिखाई गई है, शिव इनके जो गॉड हैं हिंदू मैथोलॉजी में, उनको ताजमहल से निकलते हुए दिखाया गया है। तो अब ये कोई ना इसका कोई सर है ना कोई इसका पैर है, और इसके पीछे जो क्लेम उनका है जो कि वो चाहते हैं कि वो हो, बहुत अरसे से इस पर बात वो कर रहे हैं, वो यही है कि यहाँ शिव का मंदिर था, और कुछ और जो मुख्तलिफ़ लोगों ने बात की कि कोई कहता है कि ये हिंदू लेगेसी की जगह थी, और मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। और अब इस फिल्म के ज़रिए इन्होंने कोशिश की है, लेकिन आप देखिए कि उनको मुंह की खानी पड़ी है, और इस पर जिस कदर उन्हें ट्रोलिंग और जलालत का सामना हुआ है, और मुख्तलिफ़ हिस्टोरियन ने, दुनिया भर के बड़े बड़े हिस्टोरियन ने उनका मजाक उड़ाया है। अगर विलियम डेलप्रल को हम देखें जो कि इंडियन पर एक बहुत बड़े मुस्तनद आलमी शोहरत याफ्ता मौरख़ हैं, तो उन्होंने इसको सिर्फ बकवास करार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तारीख़ी तौर पे। तो ये जब पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो उस पर काफ़ी तनकीद हुई थी, और उसके बाद फिर फ़िल्मी टीम ने वजाहत की थी कि ये फ़िल्म जो है ये तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी है। अब तारीख़ दुरुस्त है या नहीं है, या झूठ बोला जा रहा है तारीख़ के नाम पर, ये कौन तय करेगा? जी, इसकी मैं तारीख़ आपको बता देता हूँ। ये जो तनाज़ा है इसकी तारीख़ तो है, ताजमहल की तारीख़ के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन इस तनाज़े को तश्कील जो दिया गया, इसकी जो शक्ल बनाई गई, वो आज से कुछ अरसा पहले 1989 में एक इंडियन हिस्टोरियन हैं P.N. ओक के नाम से, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने ये मन घड़त ख़याल बयान किया कि ये जो ताजमहल है इसकी जगह कभी शिव का मंदिर होता था। और मज़े की बात है कि उसी मुल्क के उसी सतह के एक बहुत बड़ी मौरख़ हैं डॉक्टर राचिका शर्मा, उन्होंने तरदीद की कि आपने ये गलत लिखा है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बाद में इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस पर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको मुस्तनद एक सर्टिफिकेट जारी किया कि ये ताजमहल मुसलमानों से ही इसका ताल्लुक़ है और मुग़ल दौर से ही इसका ताल्लुक़ है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी सरकारी सतह पे भी, निजी सतह पे भी और आलमी सतह पे जहाँ जहाँ हिस्ट्री के बड़े लोग बैठे हैं, सब ने इसको मुस्तरद किया। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात बीजेपी के लिए क्या है? इससे ज़्यादा शर्म की बात मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई है। और अभी भी अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा तो ये मज़ीद ज़लालत और तज़लील का शिकार होंगे, और सिवाय इन्हें
खजालत के और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या कोई फ्रेमवर्क तय किया जाता है? मतलब किसी मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, वो तारीख़ को किस हद तक अपनी मर्ज़ी से पेश कर सकती है? कोई कोई इस हवाले से कोई लॉ है, कोई रेगुलेशन है? देखिए, फिल्म बनाने के हवाले से तो जाहिर बात है कोई कानून नहीं है, लेकिन सेंसर बोर्ड होता है हर मुल्क में। लेकिन जब हुकूमत ऐसी मौजूद हो जो तासुब पर मबनी फ़ैसले करती हो, तो वो सेंसर बोर्ड भी क्या करेगा, या वहाँ की अदालतें भी क्या करेंगी। इससे पहले भी हमने कुछ फ़िल्में डिस्कस की थी यहीं 365 से, तो उसमें हमने देखा एक दो फिल्मों के लिए इंडियन अदालतों ने भी स्टैंड लिया कि ये गलत है और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि बीजेपी की पूरी हुकूमत जो है वो इस बात पर तुली हुई है कि वो बॉलीवुड का इस्तेमाल बतौर आला करे, मुसलमानों की जो है वो तशख़्ख़ुस को ख़राब करे, और अपनी वो जो हिंदुत्वा की उनकी थ्योरी है उसको वो पेश उसमें हैं, और उस पे वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं। कानून कोई नहीं है, लेकिन हाँ, लिखने वाले जो हैं वो लिखते हैं। लेकिन उस हिस्टोरियन आप देखें ना, उन्होंने एक कहानी लिखी, उन्होंने डॉक्टर पीएन ओक की किताब को बेस बनाया, तो उसके जवाब में इंडियंस और इंटरनेशनल हिस्टोरियंस ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब उन्होंने अपनी पब्लिसिटी में पहले ये सब चीज़ें डाली। परेश रावल इतने अच्छे अदाकार हैं इंडियन, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वो इस साजिशी फिल्म का हिस्सा बने, और उन्हें खुद जो है वो शर्मिंदगी का सामना हुआ। पहले उन्होंने ये चीज़ें शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और फिर हटा दी, और आखिर में फ़िल्म भी ये स्टैंड लेने पे मजबूर हो गई कि जी हाँ, हमारा मकसद तारीख़ बयान करना नहीं है, और ना हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ताजमहल किसी और की जगह है, बल्कि हम तो सिर्फ एक हिस्ट्री पे मबनी एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो पीरियड ड्रामा जो होता है, हम तारीख़ पर मबनी बनने वाली फ़िल्मों को पीरियड ड्रामा कहते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं और उसूल होते हैं, एथिकल इखलाकी उसूल होते हैं, हमें उनको मद्देनज़र रखना होता है। और अगर हम नहीं रखेंगे तो फ़िल्म बीन से तो जो डांट पड़ेगी सो पड़ेगी, उस शोबे के लोग भी जो है उनसे भी आपको फिर डांट खानी पड़ेगी, और वो खा रहे हैं ये लोग आजकल, और उम्मीद है कि अब इस तजर्बे से बाद वो ऐसा नहीं करेंगे। बॉलीवुड के ज़रिए ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये इलेक्शन की मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है? मेरा ख्याल है एक वजह हो सकती है ये भी कि वो इस तरह से अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हों, या सतही जज्बात को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हों ताकि इंतखाबात में उनको कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन मैं ये यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा और दाद देना चाहूँगा कांग्रेस को। कांग्रेस जो है वो बहुत मुनासिब तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करती है, और बीजेपी की तरह इंतहा पसंदी के हथकंडे नहीं अपनाती। तो इस लिहाज से कांग्रेस काबिले दाद है, और बीजेपी को ये सीखना चाहिए कि अगर आप अपनी हरकतें सही कर लें, आप अपने मुल्क के लोगों के लिए सही मानों में काम करें, और साजिशी थ्योरियों से निकल कर ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हुए अपने मुल्क का इमेज बनाने की कोशिश करें, तो इंतखाबात जीतना फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। ओके, अच्छा, अब कुछ बात ज़रा मैं चाहूँगा कि अमेरिका की भी कर ली जाए। अमेरिका में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की फ़िल्मों पर 100% टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। अब ये टैरिफ जो है ये कब और कैसे नाफिज किया जा सकता है, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? ये भी प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ख़ुद भी नहीं पता होगा कि हॉलीवुड का स्ट्रक्चर क्या है। टैरिफ की बात उन्होंने ऐसे ही रैंडम, जैसे बहुत सारी वो बातें करते हैं, उनको टैरिफ का बुखार अगर चढ़ा हुआ है और वो ये कर रहे हैं तो वो करें, लगा भी दें टैरिफ। लेकिन आप ज़रा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए जल्दी से, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है। लेकिन अगर मैं मुख्तसर तौर पे समझाना चाहूँ तो हॉलीवुड का जो स्ट्रक्चर है उसका 30% जो प्रोडक्शन उसकी बेस है वो हॉलीवुड है। 20% उसमें 20 से 30% जो है वो कैनेडियन बेस्ड है, यानी कनाडा से टेक्नीशियन आ रहा है, कनाडा से ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है, कनाडा से एक्टिंग स्किल्स ली जा रही हैं, वहाँ से डायरेक्टर आ रहे हैं, वो हॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह यूके, जर्मनी, हंगरी, चीकोस्लाविया, यूरोप के कई मुल्क, उनकी तरफ से यही सारी कुमक इन्हें मिलती है, ये काम करवाते हैं। फिर और मज़ीद देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ये इस तरह से एक इनकी पार्टनरशिप है और बिज़नेस डील है, और ये शूटिंग्स करते हैं, अमेरिकन फ़िल्में वहाँ बनती हैं और वो वहाँ आते हैं, ये वहाँ जाते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर, तब जाके ये 100% आपको बॉलीवुड की पिक्चर नज़र आती है। तो अगर 70% पर आप 100% टैरिफ लगा देंगे तो हॉलीवुड कहाँ खड़ा होगा?
फिल्में कैसे बनेंगी और उनकी आलमी शोहरत याफ्ता फिल्में जो कि गैर मुल्की हुनरमंदों पर इन्हिसार करती हैं, वो सब कहाँ जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई समझाएगा बिठा के तो यकीनन वो अपने फ़ैसले को इस पर तब्दील करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि बिज़नेस कंपनियों की तरह आप हॉलीवुड पे भी जो है वो ये टैरिफ लागू कर दें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खुर्रम सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री की, जो कि हमेशा नेगेटिव प्रोपेगेंडा करती रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, और अब एक मर्तबा फिर ताज महल के हवाले से ये एक फ़िल्म बनाई जा रही है जो कि एक झूठा प्रोपेगेंडा होगी और इसे फ़िल्म की आड़ में लोगों के जहनों में उंडेला जाएगा। और अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी की तरफ, जहां से खबरें ये सामने आ रही हैं कि जर्मनी में इस वक्त महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है और इसके अलावा बेरोज़गारी की शरह इस कदर बढ़ चुकी है कि बहुत सारे लोग हैं जर्मनी के, जर्मन सिटीजन्स, वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जो माहाना ख़र्च हैं, उसको पूरा करने के लिए कर्ज़ लेने पर मजबूर हैं। और ये एक सर्वे किया गया है और उसमें ये बात सामने आई है। शाहिद अमीर गुराया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जर्मनी में, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ज़रा बताइएगा ज़रा इसकी तफसील कि ये जो जर्मनी में रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्वे, उसकी जानिब से ये सर्वे कराया गया है। निसफ आबादी ऐसी है जर्मनी की जिसको अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ रहा है, तो तफसील क्या है इस सर्वे की? जी अवैस, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बात तो आम है यहाँ यूरोप में कि यूरोप का जो है वो सूद के निज़ाम पे चलता है। यहाँ का सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बल्कि पूरी दुनिया ही जो है इस निज़ाम पर लगी हुई है। लेकिन दो चीज़ें आप देख लें कि उधार लेना ये टर्म जो है, और किसी बैंक से अगर आप कर्जा लेते हैं गाड़ी के लिए, या आप घर बना रहे हैं, या कोई आप एसेट ले रहे हैं, या बिजनेस के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जे की जो टर्म है ये हमारे माशरे में एक और तरह से या इसमें थोड़ी आप मजहबी एलिमेंट आप ले सकते हैं, ये किसी और नज़र से देखी जाती है। लेकिन इकोनॉमिक की जो दुनिया है, जो टेक्निकल फाइनेंसिंग है, उसमें ये एक सिस्टम है जो कैपिटलिस्ट जो फाइनेंशियल अदारे हैं वो अपने जो यूज़र हैं उनको मुख्तलिफ ऑफर्स देते हैं कि आप गाड़ी ले लें, घर ले लें, इस पे आप इतने फीसद जो है वो सूद देंगे। तो ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको पूरी दुनिया में जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये उनका एक कारोबार है, उनका एक मॉडल है। तो ये एक आम फहम जो टर्मिनोलॉजी है कि उधार ले लेना, जैसे हमारे माशरे में होता है कि किसी ने किसी से 10 लाख उधार ले लिया, 10,000 उधार ले लिया, तो ये यहाँ एक माशरती जो सिस्टम है वो पनप चुका है पूरी दुनिया में। असल में ये आप कह सकते हैं कि अमेरिकन पॉप कल्चर या ऑल्सो द पॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिशंस जो हैं पूरे यूरोप में जो है वो आ चुकी हैं, और ये लोग इसके साथ जीना सीख गए हैं। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये आप इसको उदार समझ लें, लेकिन ये एक फाइनेंशियल फाइनेंसिंग का मॉडल है, और बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ तबके के जो लोग हैं यहाँ यूरोप में, ख़ासकर जर्मनी में, मुख्तलिफ एजेस के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ अपने इंटरेस्ट उनके होते हैं, उस लिए वो कर्जा लेते हैं। खुराक के लिए लेते हैं, कपड़े खरीदने के लिए लेते हैं, जूते खरीदने के लिए लेते हैं, गाड़ियों के लिए लेते हैं, घरों के लिए लेते हैं। तो ये हर किसी की अपनी एक जो है वो दिलचस्पी है। खैर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है जीने के लिए या खाने के लिए वो सोशल बेनिफिट्स देती है हर बंदे को, हर सिटीजन को। लेकिन अगर आपकी जो आप चादर से बाहर अगर पाँव फैलाओगे तो फिर आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। तो असल में ये एक फाइनेंशियल मॉडल है, आप इसको कर्जा कह लें या आप इसको फाइनेंसिंग सिस्टम कह लें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, इस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 27% जर्मन अवाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात जैसे खुराक वगैरह है उसके लिए कर्ज़ लिया है। तो इसकी वजह क्या है? क्या बेरोज़गारी इसकी वजह है? जी देखें, अगर किसी जर्मन ने खुराक के लिए कर्जा लिया है तो ये आपको नहीं पता कि उसने किसके लिए कर्जा लिया है, क्योंकि यहाँ खाने के लिए जो है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप कम पैसों वाली जॉब कर रहे हैं, तो आपके घर का किराया या आपकी जो टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट, योर किचन एक्सपेंस, योर लिविंग एक्सपेंस, अगर वो बढ़ गए हैं
तो वो जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट आपको वो भी देती है। और अगर आप बिल्कुल जॉब नहीं कर रहे तो वो आपको घर का किराया और सारे यूटिलिटी बिल्स और खाने-पीने के फ़र्दन-फ़र्दन कैलकुलेशन करके वो आपको पैसे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कर्ज़ा लेते हैं खाने के लिए तो आप ले सकते हैं अगर आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से जीते हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि यहाँ कोई खाने के लिए कर्ज़ा लेता है। और अगर आपका लाइफ़स्टाइल बिना जॉब के बहुत ही लेविश है, तो फिर हो सकता है आप जो है वो खाने के लिए भी कर्ज़ा लेते हो। क्योंकि यहाँ तो आपको चाइल्ड बेनिफिट भी मिलते हैं। बच्चों के लिए जो माहाना पैसे हैं वो भी मिलते हैं। बीमारी के लिए भी आपको मिलते हैं पैसे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। तो ये किसी का अपना जो है ना इनफरादी फैसला हो सकता है कि उसने कर्जा लेना है और उसने खाना है, उसने हॉलीडेज पे जाना है, उसने होटल्स में रहना है, उसने 5 स्टार रेस्टोरेंट में विजिट करना है। ये उसका इंडिविजुअल फैसला हो सकता है। या कि जैसा हमारी देसी कम्युनिटी यहाँ पे दाल चावल वगैरह खाती है, या आप वो खा के दाल चावल गो के एक अच्छी खुराक है, आप वो खा के भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये एक इनफरादी नौयत या एक अपनी सोच हो सकती है कि कोई यहाँ पे खाने के लिए कर्जा ले रहा है। अच्छा, अगर जर्मनी की महँगाई की शरह को हम देखें तो वो है तकरीबन 2.2%। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा महँगाई की शरह नहीं है। तो फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से कर्ज़ लेने का रुझान वहाँ पर बढ़ रहा है? महंगाई जो है अगर आप रिसर्च करें तो आपको 2.2% मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन बताते हैं, लेकिन रियल में ये ज़्यादा है, ये तकरीबन 6% है। ये आम फहम जो आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये उनकी राय है कि महंगाई जो है इन्फ्लेशन वो 6% तक है। होता ये है कि यहाँ पे आपको आसानी से कर्ज़े मिल जाते हैं। ख़ास करके अगर आप यूरोपियन सिटीज़न हैं और जर्मनी में रह रहे हैं या आप जर्मन हैं, आपके पास ज़ाहिर है जर्मन पासपोर्ट है, अगर आप फ़ॉरेन इमिग्रेंट भी हैं तो कर्ज़े आपको मिल जाते हैं। और जैसे आपको फिर कर्ज़े मिलते हैं, मुख्तलिफ़ अदारे हैं, बैंक हैं, क्रेडिट कार्ड वाले इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट यहाँ पे अदारे हैं, एनजीओज़ हैं, वो आपको कर्ज़े देती हैं। तो फिर आवाम क्या करती है, वो इस कर्ज़ों के जाल में फंसती जाती है। तो वो कर्ज़े लेते जाते हैं, वो कर्ज़े लेते जाते हैं। तो फिर एक वक़्त आता है कि वो फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसको जर्मन में कहते हैं बिलास्टुंग में आ जाते हैं। क्योंकि जब उनको मुख्तलिफ कंपनीज कर्जे देती रहती हैं, वो लेते रहते हैं और वो उनको खर्च करते रहते हैं। तो ये एक अपना एक तरीकाकार हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बात की। तो आप इसको रोक भी सकते हैं, आप कर्जे लेने को रोक भी सकते हैं। अदारे तो आपको यहाँ पे कर्जा देते रहेंगे। यहाँ पे ये होता है कि खास करके मैं आपको जर्मनी की मिसाल दूं कि अगर आपने किसी की 1 मिलियन यूरो भी देना है गवर्नमेंट का, तो वो कहते हैं ओके डोंट माइंड, नेवर माइंड, डोंट टेक पेन, हम आपके साथ इंस्टॉलमेंट का जो है वो प्लान कर लेते हैं। तो वो उसको कहते हैं 50 यूरो दे सकते हो, 100 यूरो दे सकते हो, 500 यूरो दे सकते हो। तो वो उसको जो है एक फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान दे देते हैं। ये यहाँ पे सिस्टम है, तो इसलिए फिर लोग जो है वो कर्जे लेते रहे। अगर आपने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया है तो फिर आप उसको इंसॉल्वेंसी डिफ़ॉल्टर शो कर देते हैं। वो पहले यहाँ पे 8 साल का था, 6 साल का था, अब मेरा ख्याल वो 3-4 साल का हो गया है। फ़र्ज़ करें आपने गवर्नमेंट या किसी बैंक से कर्ज़ा लिया था 5 लाख, हाफ मिलियन, तो आपका कारोबार डिफ़ॉल्ट कर गया या आपने खुद को डिफ़ॉल्ट शो कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप 3-4 साल तक जो है कहीं जॉब करोगे या इनकम होगी तो उसका इतना ही फ़ीसद इस इंसॉल्वेंसी के जो पैसे हैं उन उस कर्ज को कम करने के लिए आप अदा करते रहोगे और कुछ पैसे आप जीने के लिए आप रखते रहो। तो ये बड़ा एक आसान सिस्टम है। मुख्तलिफ केसेस में देखने में आया है कि लोगों ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा कर्जे लिए और फिर डिफ़ॉल्ट शो कर दिया, और फिर 4-5 सालों में अगर आपने कर्जा वापस कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो आप फिर ऑफिशियली इस डिफ़ॉल्ट स्टेटस या इंसॉल्वेंसी स्टेटस से बाहर आ जाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्सो चीटिंग, लेकिन सख्त कंट्रोल भी होता है यहाँ पे, हर कोई बंदा चीटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, अब अगर हम कम उम्र अफ़राद की बात करें या यूँ कहिए कि टीनेजर्स की बात करें, तो टीनेजर्स के कर्ज़ लेने के असबाब क्या हैं और ये कैसे दीगर लोगों से मुख्तलिफ हैं? हर उम्र के अफराद ही कर्जा लेते हैं और मुख्तलिफ तरह के यहाँ कर्ज़ों की स्कीमें हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं
उनको जर्मन में यहाँ कहते हैं बाउफैग मिलता है 10,000 यूरो तक। और फिर अगर आप ज़्यादा एज के हैं, आप ज़यीफ़ हैं, तो यहाँ पे एक पेंशन सिस्टम होता है, उनको पेंशन के पैसे भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपके फिर भी लिविंग्स पूरे नहीं हो रहे, तो आपको फिर आप कर्ज़ा ले लेंगे अपनी एज की कैटेगरी में फॉल करते हुए। आपको गवर्नमेंट क्या ऑफ़र कर सकती है, मुख्तलिफ अदारे क्या ऑफ़र कर सकते हैं, आप कर्ज़ा ले सकते हैं। कर्ज़ा बहरकैफ़ आप ले सकते हैं। असल में ये कर्ज़ा नहीं है, ये फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी है, सिस्टम है। जैसा कि मैंने पहले भी बात की, लेकिन हम इसको एक रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन में, डायलॉग में हम इसको कर्ज़ा कह सकते हैं। तो कर्ज़ा लेते हैं तालीम के लिए, रिहाइश के लिए, बीमारी से बाहर निकलने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्कीमें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये फाइनेंसिंग सिस्टम है। आप पे डिपेंड करता है व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, व्हाट यू वांट, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है, मुतालबा है, क्या आपकी प्लानिंग है, उसके तहत जो है वो आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसमें जो है वो कोई उम्र का बंदिश नहीं है। तो शायद साहब, क्या हुकूमत की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए कोई इकदामात किए जा रहे हैं? देखें जी, हुकूमत ने क्या करना है, हुकूमत ने तो नोट छापी जाना है, नोट छापी जाना है और बस। क्योंकि गवर्नमेंट के दूसरे भी जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल। जैसे आप यूक्रेनियन वॉर में देख लें, जर्मनी की इन्वॉल्वमेंट है। फिर यूरोपीय यूनियन के दूसरे मामलात में जर्मनी की इन्वॉल्वमेंट है। जो यूरोपीय यूनियन के गरीब ममालिक हैं, उनको सपोर्ट की जाती है। तो गवर्नमेंट ने तो नोट नोट छापी जाना है, इनका तो ये काम है प्रिंट करना। और हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत जो है वो अभी आपको पता है नई सीडीयू और एसपीडी की गवर्नमेंट आई है जर्मनी में। तो हुकूमत जो है आम आवाम को सहूलतें फराहम करती है मुख्तलिफ़ किस्म की, ताकि आवाम सड़कों पे ना आए। उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ स्कूलिंग जो है वो बच्चों की तकरीबन काफ़ी हद तक वो फ्री है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप जॉब करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है, उसके ज़रिए पे की जाती है। अगर आप जॉब नहीं करते तो फिर यहाँ जो है उसको आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है यहाँ की, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है, दूसरे रहने के लिए अखराजात देती है, खाने पीने के लिए पैसे देती है, चिल्ड्रन बेनिफिट्स देती है। तो गवर्नमेंट ने सारे इकदाम किए हुए हैं। गवर्नमेंट ने इकदाम क्या करने हैं कि ओवरऑल अगर आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं तो इसकी जो इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, उसको जो है वो कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे इन्हेंस किया जा सके, ये गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन बहरकैफ क्योंकि मैं यहाँ जर्मनी में हूँ, तो जर्मनी में आम आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद अमीर गुराया साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जर्मनी से। और जर्मनी में जो कर्ज़ लेने का रुझान बढ़ रहा है उसके हवाले से बात हो रही थी। अब नाजरीन आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करा दी है और सऊदी हुकूमत का जो विजन 2030 है उसके तहत कारोबार के लिए जो मौक़े हैं वो बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। किराए के मुआहदों के लिए भी नई सहूलियात मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। इस हवाले से तफसील हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं सऊदी अरब में इमरान ऐवान। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसील है? जी, बिल्कुल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी काफ़ी कानून में नरमी की गई है ओवरसीज़ के हवाले से। इस हवाले से मैं 2 खुशखबरी आपको बताना चाहूँगा। पहली खुशखबरी तो है जो यहाँ पे रेंटल जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे ऑफ़िस है, कमर्शियल एरिया, ये उनके हवाले से जो रेंट था उसको 5 साल उसमें जो इज़ाफ़ा होता था वो रोक दिया गया है। इसमें यानी सऊदी जो विज़न है 2030 उसके हवाले से कारोबार को मज़ीद बेहतर करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये इक़दाम किया गया है। इसमें जो रेंट और जो भी एग्रीमेंट होगा, यहाँ की जो मकामी वेबसाइट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है उस पे अंदाज़ करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे रह रहे मुकीम हैं ओवरसीज़ और उनके फैमिली उनके साथ है, उनके बच्चे हैं, जो 18 साल से अबव होने के बाद वो कमर्शियल कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये रूल था कि वो अपना अकामा सेपरेट के पास काम करे, उसके ऊपर क्रेडिट करवाना ज़रूरी होता है। मगर अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भी नरमी जो है ना वो हुई है कि वो अपने जो वालिद है या वालिद जिसके वो अकामे पे पहले है, उसके हुए रहते हुए वो अपने किसी दूसरी जगह पे जॉब कर सकता है। अभी उसको दूसरी जगह पे अकामा
कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो नरमी आई जा रही है। कुछ चीज़ें कारोबार के हवाले से भी कुछ जो शराइत है उसमें भी नरमी आ रही है। जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इमरान आपका, आपने वक्त दिया और हमें आप मुतला कर रहे थे सऊदी हुकूमत ने जो तारकीन वतन के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है उसके हवाले से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।